बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे काजेज़ ऑफ एरर्स, रीजंस एंड रेमेडीज़। एरर एनालिसिस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने एरर एनालिसिस की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ एरर्स, डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड स्टेजेस ऑफ एरर्स। तो इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कॉजेज़ ऑफ एरर्स, रीजंस एंड रेमेडीज़। सबसे पहला जो कॉज है वो है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कमिटिंग एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स। इट मे बी आउटकम ऑफ मैनी रीजंस। अब इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं केयरलेसनेस के, लाइक आप लेक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आप एरर्स जो है कमिट करते हो। लूजिंग इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं होता किसी सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली आप फिर जो है एरर्स कमिट करते हो। इसी तरह इनएप्रोप्रिएट या बोरिंग मटेरियल, या जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बोरिंग होता है, तभी आप जो है एरर्स कमिट करते हो। अनएक्सप्रेसिव स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, या जो आपको पढ़ा रहा है उसका जो स्टाइल है प्रेजेंट करने का वो अनएक्सप्रेसिव होता है, उसका स्टाइल आपको पसंद नहीं आता। अब इसका इलाज क्या है, रेमेडी क्या है? वी कैन ओवरकम केयरलेसनेस एरर्स इन रिटर्न वर्क बाय इन्वॉल्विंग द लर्नर्स टू चेक ईच अदर्स वर्क। तो इसका हल ये है कि आप अगर ये ठीक करना चाहते हो तो क्लास में क्या होना चाहिए कि एक दूसरे का वर्क जो है, मतलब एक लड़का दूसरे लड़के का वर्क चेक करे और दूसरा लड़का तीसरे लड़के का वर्क चेक करे, मतलब जो उसने लिखा है वो एक दूसरे का चेक करते रहे। तो इससे जो है इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इन दिस वे द लर्नर्स विल बी इंडल्ज इन द डिस्कशन अबाउट दीज एरर्स। तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और साथ में एक दूसरे के एरर्स जो है कैच कर सकेंगे और फिर उसकी एरर्स के बारे में डिस्कशन होगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। मदर टंग का भी इंटरफेरेंस होता है, इसकी वजह से भी हम जो है एरर्स कमिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर्स डेफिनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब बिहेवियरिस्ट थ्योरी और मेंटलिस्ट थ्योरी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन इस पर 2 वीडियोज़ बनी हैं कि एरर बिहेवियरिस्ट और मेंटलिस्ट थ्योरी है क्या और इन दोनों का क्या कंसेप्ट था, क्योंकि बिहेवियरिस्ट थ्योरी BF स्किनर ने दी थी और मेंटलिस्ट थ्योरी नोम चॉम्स्की जो कि एक लैंग्विस्ट है स्टिल, सो उसने दी थी। सो आप वो देख सकते हैं और इनका डिफरेंट कंसेप्ट था एरर एनालिसिस से रिलेटेड। व्हेन वी ट्राई टू लर्न अबाउट हैबिट्स, तो ये उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि बिहेवियरिस्ट में क्या कहा गया है और मेंटलिस्ट थ्योरी में क्या कहा गया है। अब मदर टंग यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करके दूंगा कि मदर टंग का किस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है। मदर टंग की इन्वॉल्वमेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम कोई टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज़ अगर हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या फ्रेंच या चाइनीज़ जो भी लैंग्वेज हमने सीखनी हो, तो अगर हम जो है हमारी मदर टंग कोई भी हो सकती है, लाइक आपकी पश्तो, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलूची, वट एवर लैंग्वेज यू हैव, तो इसमें इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखें, लाइक इन उर्दू अ वावल साउंड इज़ कंपलसरी आफ्टर एस, कि जो वावल साउंड होता है वो कंपलसरी ज़रूरी समझा जाता है आफ्टर एस के बाद। उर्दू स्पीकर्स फील कंफर्टेबल व्हेन दे प्रोनाउंस स्ट्रेस। अब वो किस तरह, स्ट्रेस एज स्ट्रेस, वो स्ट्रेस को स्ट्रेस बोलेंगे। आपने ये अमूमन सुना भी होगा जो उर्दू स्पीकर्स होते हैं। In some cases, they add a vowel sound before S instead of after it, such as station is in Urdu. Like another example is that Pakistanis are always confused about where to produce aspirated sounds and where to produce. मतलब आप ये एस्पायरेटेड साउंड्स कहाँ प्रोड्यूस करने हैं और ये जो है हमेशा जो पाकिस्तानी होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जहाँ से जैसे इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है कि स्ट्रेस को हम स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब ई को हम पहले ले आते हैं। तो इस तरह एस्पायरेटेड साउंड और अनएस्पायरेटेड साउंड्स हमारे पास होते हैं, लाइक प, ठ, ड, ख। इस तरह कुछ एस्पायरेटेड साउंड्स और कुछ अनएस्पायरेटेड साउंड्स होते हैं। ये जो प, ठ, ड, ख, ये जो है एस्पायरेटेड साउंड्स में आते हैं। Most of the time native speakers have errors while using the definite article. There is no such article in Urdu, like therefore they don't know the proper use of it in English. Like remedy, अब इसकी इलाज क्या है, मतलब जो मदर टंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। So actually there is no special technique or set of techniques that can control of the interference of the mother tongue. Obviously इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मदर टंग आप नेचुरली सीख रहे होते हैं। अब बिहेवियरिस्ट थ्योरी और मेंटलिस्ट थ्योरी का इनके बारे में भी डिफरेंट कंसेप्ट है कि लैंग्वेज को हम कैसे लर्न करते हैं। बिहेवियरिस्ट का मानना ये था कि भाई हम जो है
सिंपल हैबिट से, मतलब सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी हमें सिखा रही है। लेकिन जो मेंटलिस्ट नोम चॉम्स्की का क्या मानना था, नोम चॉम्स्की ये कहते थे कि भाई हमारे सामने, मतलब हमारे माइंड में ऑलरेडी एक डिवाइस होती है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो वो जो है उसके ज़रिए हम जो है सीखते हैं। द ओनली थिंग विच कैन बी डन इज़ दैट द टीचर शुड टीच अ गिवन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसकी रेमेडी ये भी है कि आप जो टीचर है वो एक स्ट्रक्चर दे, से अ पीस ऑफ वोकेबलरी, लाइक वोकेबलरी जो टाइम एंड अगेन विद मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू एज पॉसिबल, जितना हो सके वो मतलब किसी लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताए और वोकेबलरी के बारे में बताए, उसके कोई लाइक पेपर वगैरह में लिख के दे दे ताकि वो याद कर सके। तीसरा जो पॉइंट है, जो कॉज है, वो है ट्रांसलेशन। Word by word translation from one language to other becomes the cause of errors. Idiomatic phrases and expressions are peculiar with a certain language. अच्छा, ये चीज़ बड़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में। जब भी कोई बंदा लैंग्वेज सीख रहा होता है, कोई लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके माइंड में एक चीज़ ये होती है कि भाई हमने क्या करना है, एक एक वर्ड को जो है ट्रांसलेट करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज कभी भी आप एक एक वर्ड के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लैंग्वेज में आप जिस तरह आपका सेंटेंस बन रहा होता है उस तरह आप बना सकते हैं। सो ये चीज़ आपने ख़ुद भी देखनी है। अब ये आपने भी नोट किया होगा, लोगों को, उन लोगों का ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, दे कांट बी ट्रांसलेटेड वर्ड बाय वर्ड। अगेन वही बात कर कि लैंग्वेज को कभी भी आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो व्हेन द लर्नर्स ट्रांसलेट देम अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन मदर टंग, अपने मदर टंग के ज़रिए जब वो ट्रांसलेट करते हैं, दे कमिट एरर्स। मतलब अगर इंग्लिश का सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे टू क्या है, टू का मतलब आप अगर निकाले मतलब उर्दू में तो इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप एक एक चीज़ देखेंगे कि टू का मतलब क्या, डिक्शनरी देखेंगे। टू को जब आप देखेंगे कि टू का मतलब ये हुआ तो आप उसके हिसाब से उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, द उर्दू सेंटेंसेस ट्रांसलेट एज विंटर हैज़ कम यू शुड वेयर हॉट क्लॉथ्स। द एरर लाइज इन द word hot. In the same way, another sentence is translated as Allama Iqbal is our national poet, you born in Sialkot. अब you नहीं होता, मतलब he was born in Sialkot या he born या he was born in Sialkot। तो ये हमारी जो मदर टंग इसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। मतलब हम जब कोई किसी के साथ बात कर रहे होते या किसी के बारे में बात कर रहे होते तो हम आप वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सेम अगर यहाँ पे अल्लामा इकबाल की बात चल रही तो हम यही कहेंगे कि भाई अल्लामा इकबाल इस तरह हमारे नेशनल पोइट थे और जो है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है या इस जगह पे हुई है तो हम यू का यूज़ ज़्यादा करेंगे। और ये पैराग्राफ राइटिंग में भी आप देखते होंगे कि लोग करते हैं, लेकिन फिर उसमें वही चीज़ आ जाती है कि आप प्रोनाउन को जो है नाउन को जो है प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। लाइक प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल है, अगर आप यहाँ पे फिर अल्लामा इकबाल लिखेंगे तो ये गलत होगा। और इसी तरह यू भी नहीं लिख सकते, लाइक अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट, ही वाज बोर्न इन सियालकोट या ही बोर्न इन सियालकोट। हियर द एरर एलाइसिस इन द वर्ड यू, इसने भी यू को जो है इंडिकेट किया है। रीजन, द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट लर्नर इज़ अनअवेयर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। रीज़न क्या है कि जो लर्नर है वो अनअवेयर होता है एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज के एक्सप्रेशन से। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट व्हेन द लर्नर कंसनट्रेट्स मोर ऑन द मैसेज देन वन ऑन द कमिट्स एरर्स, तो फिर वो एरर्स जो है कमिट करता है। सो ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप एक वर्ड, एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते और ये बिल्कुल गलत है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। रेमेडीज़ की क्या है? पॉसिबल रेमेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एरर में बी द क्रिस्टिव एनालिसिस, कंट्रास्टिव एनालिसिस। इसको भी ऑलरेडी हमने एरर एनालिसिस में देखा है कि कंट्रास्टिव एनालिसिस है क्या। सेकेंडली, वेयर द पर्पज़ ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन शुड नॉट बी अडॉप्टेड। तो इसमें भी यही बात कि ट्रांसलेशन जो है वर्ड बाय वर्ड की हम नहीं कर सकते। और इसमें सेकेंड लैंग्वेज की लाइक द वेयर द पर्पज़ ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन शुड नॉट बी अडॉप्टेड। सेकेंड लैंग्वेज की कम्युनिकेशन हम अडॉप्ट कर सकते, लेकिन ट्रांसलेशन आप उस तरह अडॉप्ट ना करें कि आप एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करें। बाकी कंट्रास्टिव एनालिसिस ये आप हमने जब एरर एनालिसिस की इन डेप्थ में स्टडी की थी और उस पर वीडियो जो बनी है उसमें आप देख सकते हैं। ओवर जनरलाइजेशन में किसी चीज़ को आप बढ़ चढ़ा के पेश करना, लाइक यहाँ पे ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस और ई एस एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन, ही शैल ओरिजिनलाइज इट वेयर एस एस और। अच्छा, इसमें हमारे पास का एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। अब यहाँ पे पीपल है तो हम पीपल्स लिखेंगे। अब पीपल्स गलत है
तो इसमें आप एस नहीं लगा सकते। इसी तरह वुमेन है, वुमेन्स गलत होगा, वुमेन की जगह वुमेन होगी, लाइक WOMEN होगा, MANS गलत होगा। इसी तरह चाइल्ड है, चाइल्ड की जमा क्या होगी, चिल्ड्रन, नॉट चाइल्ड्स। सेम केस इन विद द वर्ब सच एज गिव, गिव्ड, गो, गॉड। अब इसमें अगेन एरर किस तरह कमिट हो रहा है, जैसे हमने अगर पास्ट में ये सीखा है कि भाई हमने सेकंड फॉर्म जब भी आएगा तो हम ईडी लगाएंगे। मतलब अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ आप ईडी नहीं लगा सकते, उनका सेकंड फॉर्म डिफरेंट है, जैसे लर्न, लर्नड, लर्नड। इसी तरह गो, वेंट, गॉन। लेकिन यहाँ पे आपने ईडी लगाया है, गॉड लिखा है, तो ये गलत है। ये क्यों आपने किया, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इसमें शामिल है, आपने पास्ट में कुछ ऐसा सीखा था जिसकी वजह से आप ये एरर कमिट कर रहे हो। तो इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। आप उस चीज़ को बार बार, उस रूल को बार बार अप्लाई कर रहे होते हो। A blend of two structures in the standard version of the language may be another case of the types of this error, like she must goes। अब she must goes जो है ये गलत है, she must go, क्योंकि यहाँ पे आप मॉडल एक्सेलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। मस्ट जो है ये मॉडल एक्सेलरी वर्ब है, तो गोज़ तो नहीं आ सकता। या आप सिंपल ये को शी गोज़ वो जाती है, या शी मस्ट गो वो ज़रूर जाती है, तो ये सही है, या वो उसे ज़रूर जाना चाहिए, तो ये सही है। बाकी ये गोज़ और मस्ट, आई मीन इट्स टोटली इनअप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल नामुनासिब है, गलत है। द सेंटेंस शुड बी लाइक शी गोज़ या शी मस्ट गो। अब रीजंस क्या है, the wrong manner of way in which the language items are presented by the teacher can be the cause of this sort of errors. The second reason is that the less exercise can also give rise to this errors। तो इसमें अगेन टीचर को टारगेट किया गया है कि टीचर जो है मतलब वो लेस लाइक मतलब जो लैंग्वेज के आइटम्स होते हैं उसको जो है रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन करता है, टीचर जो है रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड रीज़न इसका क्या हो सकता है कि एक्सरसाइज की कमी की वजह से, मतलब एक्सरसाइज से हमारा जो लैंग्वेज के जो एक्सरसाइजेज होते हैं, लाइक आप होमवर्क कह सकते हैं या कोई ऐसा वर्क जो आपको दिया जाता है करने के लिए, सो दैट कम्स इन एक्सरसाइज। द जनरल फार्मूला नेवर टीच टुगेदर व्हाट कैन बी कन्फ्यूज इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस काइंड्स ऑफ एरर्स। अच्छा, इसकी रेमेडी इन्होंने बड़ी अजीब बताई है कि नेवर टीच टुगेदर व्हाट कैन बी कन्फ्यूज्ड, मतलब वो चीज़ कभी भी आपने नहीं पढ़ाना जो आपको कंफ्यूज करे। तो ये इसकी आई थिंक रेमेडी बिल्कुल अजीब है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। तो यहाँ पे इसने जो रेमेडी बताई है, जो लिखी गई है, वो ये है कि नेवर टीच टुगेदर व्हाट कैन बी कन्फ्यूज्ड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे रूल्स की बात की गई है कि हम जो है रूल्स को मुकम्मल तौर पे अप्लाई नहीं करते किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लाइक ही प्लेज़ क्रिकेट और हैज़ व्हाट ही प्लेज़, वो क्या खेलता है, ही प्लेज़ क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। सो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट नो द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ एनी ग्रामेटिकल, मतलब ग्रामेटिकल रूल्स की बात कर रहे हैं। अब ग्रामर रूल्स क्या है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब भी आप लगा सकते हो, लाइक इन पास्ट इंडेफिनिट एंड सिंपल फार्मूला, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल फार्मूला। ही विल डेफिनेटली कमिट एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको ग्रामेटिकल रूल्स का पता नहीं हो तो वो एरर्स जो है कमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लर्नर नोज ओनली पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल दी गई है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हम एस, ई एस और आई एस का यूज़ करते हैं। सो ही विल बी अनएबल टू मेक इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर उसके सामने इंट्रोगेटिव आ जाए तो फिर वो अनएबल होगा। इंट्रोगेटिव में हम डू एंड डज का यूज़ करते हैं, वहाँ पे एम, एस, ई एस और आई एस का यूज़ नहीं करते। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, ये तो बिल्कुल सही है, सिंपल फार्मूला है। व्हाट ही प्लेज, अब ये गलत है, व्हाट ही प्ले होगा, व्हाट ही प्लेज नहीं होता, क्योंकि एस और ई एस और आई एस का हम ये इसका यूजेज ख़त्म कर देते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फार्मूले। द पॉसिबल रीज़न कुड बी द अनअवेयरनेस ऑफ द कंप्लीट रूल ऑफ लाइक ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं वो इसको कम्प्लीटली इसके मतलब इसकी अवेयरनेस नहीं होती। वो लर्नर को, जो सीख रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि कंप्लीट रूल्स है क्या। उसने सिंपल ये पढ़ा होता है कि सिंपल फार्मूले में हमने एस, ई एस और आई एस लगाना है, और वो यही चीज़ जो है बार बार किसी जगह पे लगा रहा होता है, मतलब किसी भी फार्मूले में अप्लाई कर रहा होता है, तो ये गलत है। द स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू बी फेमिलियर विद ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनी रूल। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो इन पॉसिबिलिटी से अवेयर हो। रॉन्ग टीचिंग मटेरियल एंड मेथडोलॉजी, ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो रॉन्ग टीचिंग मटेरियल होता है, लाइक सपोज़ आपको
इसकी बेस्ट एग्जांपल ये कि कभी कभार ये होता है कि आप के पास इंग्लिश टीचर होने के बावजूद आपके पास इंग्लिश टीचर को नहीं भेजा जाता, आपके पास किसी ऐसे टीचर को भेजा जाता है। सपोज़ अगर वो इस्लामियात पढ़ाता हो तो वो आपके इंग्लिश पढ़ाने चला आता है, तो ये गलत है। तो ये जो है रॉन्ग टीचिंग मटेरियल है या रॉन्ग टीचिंग मेथडोलॉजी है। इससे क्या होता है, इससे भी एरर जो है जो लर्नर है वो कमिट करता रहेगा। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। सोशल फैक्टर्स में लाइक आप कह सकते हैं कि आपकी उर्दू लैंग्वेज जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जिस तरह आप लोगों के साथ उठना बैठना मतलब करते हो, तो उससे भी जो है एक इफ़ेक्ट पड़ता है, एक एरर जो है आप कमिट करते हैं। लाइक सम लैंग्वेजेस है स्पेसिफिक सोशल फीचर्स दैट पे कंफ्यूज द सेकंड लैंग्वेज फॉर लर्नर इन पाकिस्तानी सोसाइटी पीपल में पे अटेंशन टू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच। तो इसमें फिर आप ये फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच को भी जो है अटेंशन देते हो। Like there are three intensities of the representation of second person. Example in Urdu language, these intensities have the level of formality. In English language, the only word "you" is used for these intensities. Like the learner of Urdu language has to face a lot of errors in this regard. Oh wow, this is the amazing point. Like आपने अमूमन देखा होगा कि हम जब किसी से बात कर रहे होते तो हम ये देखते कि अगर हमारे सामने बड़ा हो तो हम तुम नहीं कह सकते, हम हमेशा आप वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में आप बिल्कुल ये नहीं करते। इंग्लिश में बस एक ही वर्ड यूज़ होता है यू। यू चाहे स्मॉल हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इस वजह से भी जो है ये सोशल फैक्टर्स की वजह से भी हम एरर्स कमिट करते हैं। मतलब हमारे माइंड में वो स्ट्रक्चर होता है उर्दू का स्ट्रक्चर कि अगर हमारे सामने कोई आएगा तो यू का क्या हो सकता है सेकेंड, कुछ ऐसा वर्ड हो सकता है जिसका मतलब ये होगा कि आप। अब यू तो ऑब्वियसली इसका मतलब दो मतलब हो सकते हैं, लाइक तुम भी या आप, दोनों का मतलब है, दोनों ही मतलब देते हैं। लाइक यू मीन्स लाइक आप या तुम। बट उर्दू में क्या होता है, उर्दू में तो आप या तुम जो है आप डिफरेंट स्पेसिफिक कंडीशन को देखते, स्पेसिफिक सिचुएशन को देखते हो, तब आप यूज़ करते हो। द रीज़न इज़ कल्चरल डिफरेंसेस। या ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है। हर कल्चर में लोग जो है डिफरेंट यूज़ करते हैं, कोई तुम यूज़ करता है। आपने अमूमन देखा होगा जो इंडियन लोग होते हैं, ये जो एक एरिया है इनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये लोग जो है हम में बात करते हैं सारे वर्ड। लाइक हम ये नहीं करेंगे, मतलब सिंगल बंदा होगा वो वर्ड हम यूज़ करेगा। तो इट मीन्स दे यूज़ द वर्ड यू लाइक इन द फॉर्म ऑफ हम। सो द लर्नर शुड आल्सो स्टडी द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये रेमेडीज़ की ये बताएगी कि लोगों के कल्चर को देखें, लोगों के सोसाइटी को पढ़े। जो लर्नर है, जो सीख रहा है, दैट्स द बेस्ट वे। इसीलिए लैंग्वेज जब भी आप सीखते हो तो किसी भी कल्चर के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप जो है लोगों को, जो लोग बोल रहे होते हैं या उनके लैंग्वेज को टारगेट करें। अब अगर वो तुम वर्ड यूज़ कर रहा है या आप वर्ड यूज़ कर रहा है तो ओबियसली उनके कल्चर में इस तरह है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये वो बदतमीज़ बंदा है। बदतमीज़ नहीं होता, उसके कल्चर में ऐसा कुछ होता है कि उसके कल्चर में जो है तुम वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टीड ऑफ आप। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं। तो like if you are a BS English literature student, so you don't need to judge someone, you don't need to analyze such kind of people by their words, by their statements, by their sentences. Limited opportunities to use language. अब लैंग्वेज की भी जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है वो होती है। लाइक स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स हैव लिमिटेड टाइम टू यूटिलाइज फॉर लर्निंग पर्पज इन क्लासरूम। दे कांट यूज़ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन। वो रियल सिचुएशन में लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज एरर्स कैन नॉट बी मेंटेड एंड दे कमिट देम एंड अगेन। लाइक द लर्नर शुड, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करने के लिए। एरर्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। एरर्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स में क्या होता है कि जो चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, जो आप सीखते हो, बाहर आके आप क्या करते हो, कॉलिकल लैंग्वेज यूज़ करते हो। कॉलिकल लैंग्वेज से मुराद जो आप दोस्तों के साथ यूज़ करते हो। तो इस वजह से भी एरर जो है कमिट होते रहते हैं। द लर्नर्स मेक मिस्टेक्स बाय इंटरप्रेटिंग द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड कॉलिकल लैंग्वेज। मतलब उन दोनों का एक कोलैप्स आ जाता है, जो फॉर्मल लैंग्वेज है या जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है। अब इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको पता है आप किस किस के साथ यूज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। फॉर एग्जाम्पल इन अरबिक, फॉर व्हाट इज़ योर नेम, द फॉलोइंग फॉर्म्स आर यूज। लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकता है, कॉलिकल फॉर्म भी हो सकता है। इसी तरह हाउ आर यू, उर्दू में भी आप देख सकते हो तुम कैसे हो, आप कैसे हो। हम इस तरह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं, मतलब कुछ फॉर्मल थे, कुछ इनफॉर्मल थे। या आपके मिजाज कैसे हैं, तुम्हारे मिजाज कैसे हैं। तो आप देख सकते हो, आप इन सब को अगर आप एनालाइज करो तो इन सब में जो है लाइक हमारी जो कॉलिकल लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है।
मतलब हम जो एरर्स कमिट करते हैं ये हमारी कॉलिकल लैंग्वेज की वजह से भी करते हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इसकी रेमेडी क्या है? द स्टूडेंट शुड ऑलवेज स्पीक स्टैंडर्ड फॉर्म इवन विद द पीपल आउटसाइड द क्लासरूम, कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लैंग्वेज का यूज़ करें। जो वो क्लास में सीख रहा है, ऑब्वियसली क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया जाता है, तो वो जो है बाहर सीखे। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कॉलिकल लैंग्वेज जो है इट्स लाइक इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आई ट्राई